हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर फाइट करने के बाद जब टिंग और याओ नीचे वापस आते हैं तो चियान भी उनका वेट कर रहा था। यहाँ पर टिंग बेचारी के साथ काफी प्रॉब्लम हो गया था। वो अपने घर में वापस भी नहीं जा सकती थी और अपने एक्स हस्बैंड की तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। तो यहाँ पर चियान और याओ वो दोनों मिलकर उसका एक होटल में रहने के लिए अरेंजमेंट कर देते हैं। अब चियान जब गाड़ी में बैठा हुआ था तो यहाँ पर याओ उसके पास एक पॉरेज का बॉक्स लेकर आती है और कहती है आपने सारा दिन से कुछ नहीं खाया, प्लीज खा ले, वरना दोबारा से खाली पेट होने की वजह से स्टमक एक हो जाएगी। लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि ये खाएगा। उसे लगता था कि साइड पर रख देगा। तो वो उससे कहने लगती है ठीक है, फिर मैं अपना वी चैट आपके मोबाइल में ऑन करती हूँ। और वहां पर उसने एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग रूम भी ऑन कर दिया था जिस पर पासवर्ड लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ याओ ही वो देख सकती थी। और वो चाहती थी कि खाते हुए एक वीडियो बनाकर उसे सेंड करे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर चियान से गलती हो जाती है। वो उस पर पासवर्ड लगाना भूल जाता है जिसकी वजह से ये लाइव स्ट्रीम हर कोई देख सकता था जो भी याओ के वी चैट पर ऐड था। और उसी टाइम पर ऑफिस में जो कोलीग्स ओवर टाइम कर रहे थे वो भी इकट्ठे वीडियो देख लेते हैं और हैरान रह जाते हैं। उनका बॉस जो हमेशा इतने गुस्से में और इतना क्लासी और एरोगेंट लगता था, वो कैमरे के सामने बैठकर पॉरेज खा रहा था और उसे मजे ले लेकर बता भी रहा था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो याओ के अकाउंट से कैसे लॉग इन हुआ। यहाँ पर सबको शक होने लगता है कि याओ और सर के बीच जरूर कुछ सस्पिशियस है। हो सकता है वो लोग सीक्रेट रिलेशनशिप में हो। उधर याओ को भी थोड़ी देर बाद कमरे से निकलकर ये बात लोगों के मैसेजेस की वजह से पता चल जाती है। अब वो शॉक्ड रह गई थी। बेचारे चियान को भी पता तो चला था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब वो भागती हुई नीचे जाती है चियान के पास, लेकिन जब तक गाड़ी में पहुंची थी वो सो चुका था। अब वो एक दफा उसे डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि हैंड फ्री लगाकर उसकी वही वीडियो देखने लगती है जिसमें वो काफी क्यूट लग रहा था पॉरेज खाता हुआ। अब ये वीडियो देखने के बाद वो लाइव वाले चियान को देखने लगती है और सोचती है कि मेरा बॉस एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी रखने के साथ साथ एक हैंडसम फेस भी रखता है। लेकिन जैसे ही उसने उसकी नोज को छुआ था उसी टाइम पर चियान भी जाग जाता है। लेकिन याओ खुश हो जाती है कि उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। एक्चुअली चियान को भी याओ की फिक्र हो रही थी। उसने भी उसके लिए एक ब्रेड खरीद के रखी थी, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि पास से कोई सैलर गुजरा था, मैंने उससे ले ली। याओ कहती है आज आपने मेरी कितनी हेल्प करी, मैं आपको डिनर पर ट्रीट करना चाहती हूँ। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। और जैसे ही वो कहती है कि मैं खुद घर जाकर आपके लिए डिनर बनाऊंगी तो वो तुरंत ही रेडी हो जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो पता चलता है कि ग्रोसरीज खत्म हो गई हैं और वहां पर सिर्फ नूडल्स और एग्स हैं। वो तो बहुत कहती है कि नूडल्स खा लें, लेकिन बॉस कहता है मेरी पर्सनैलिटी को देखकर लगता है कि मैं जंक फूड खाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तो अब वो चियान के सामने बैठकर बहुत मजे मजे से अपने स्पाइसी से नूडल्स खा रही थी। अब ऐसा चटपटा खाना और उसकी खुशबू भी आ रही थी। चियान भूखा भी था, उससे रहा नहीं जाता। वो उससे कहने लगता है कि क्या और नूडल्स पड़े हुए हैं। लेकिन आगे से याओ भी उसे तंग करने लगती है। कहती है कि बॉस क्या आप अपनी नोबल पर्सनालिटी पर एक दाग लगाना चाहते हैं जंक फूड का? बिल्कुल भी नहीं। और फिर इन दी एंड यहाँ पर चियान को आगे प्लीज लगाकर कहना पड़ता है कि प्लीज मेरे लिए भी एक पैक बना दो। तो अब वो खुशी खुशी चली जाती है और कहती है कभी कभी ऐसे खाने भी खाने चाहिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों इकट्ठे ही ऑफिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन याओ को अपने इमेज की बहुत फिक्र होने लगती है और गॉसिप्स की भी। तो वो कहती है कि सर लोग बातें बनाएंगे, इसलिए आप ऐसा करें कि मुझे ऑफिस से थोड़ी देर पहले ही बाहर उतार दे। लेकिन चियान बहुत बहाना लगाता है कि आज मौसम खराब है, बारिश हो जाएगी, पर उस वक्त तो धूप पूरी निकली हुई थी। लेकिन फिर भी याओ बीच रास्ते में उतर जाती है, जबकि दूसरी तरफ हमें उस लॉयर मैंग को दिखाते हैं। आज उसे अपने एक क्लाइंट की कॉल आती है जो कहती है कि मैं तुमसे अपना केस वापस लेना चाहती हूँ, तुम लायर रहने के काबिल भी नहीं हो, और वो भी डिवोर्स के। अब वो तो एकदम परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि हुआ क्या है। तो उसे पता चलता है कि शी ने उसकी एक ऑडियो रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वो डिवोर्स्ड वुमन को बुरा भला बोल रहा था। आउटडेटेड, फॉल्टी और सेकंड हैंड मटेरियल बोला था उसने। और बिजनेस उसका इसी चीज का था, डिवोर्स वुमन से रोज पाला पड़ना था। अभी उसके लिए एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती थी। अब वो फौरन से जाता है और शी के घर पर दरवाजा बजाने लगता है। अंदर आते ही उसे लड़ने लगता है। उसे लगता था कि जैसे ये मेरा अपना माल है। उस पर रोब जमा के उससे कहने लगता है कि वो ओरिजिनल फाइल मेरे हवाले करो और आज के बाद तुम ऐसी हरकत नहीं करोगी। लेकिन शी कहती है कि ये तुम्हारे अपने शब्द हैं, तुम किसी को नीचा देखते हो तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। तो यहाँ पर वो आगे से कहने लगता है ठीक है, तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन याओ की तो परवाह करो। वो इशारों इशारों में उसे ऐसे सिग्नल देने लगता है कि जैसे वो याओ को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी यहाँ पर उनकी लड़ाई हो ही रही थी कि इतने में एक आंटी शी के घर पर आ जाती हैं, जो कि एक केस के बारे में उसे डिस्कस करना चाहती थी। और फिर मैंग यहाँ से निकल जाता है, जबकि उधर टिक टिक बेचारी बहुत परेशान थी। उसके पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं थे। वो यहाँ पर याओ से कहती है कि तुम भी तो एक डिवोर्स की लॉयर हो, तो प्लीज मेरे डिवोर्स वाला केस तुम हैंडल करोगी। अब यही बात याओ जाती है और चियान से करने लगती है। चियान कहता है कि तुम इस केस में अपने इमोशंस नहीं लेकर आओगे। इस बात का क्या प्रूफ है? और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये केस जितना आसान है, ये काफी मुश्किल केस होने वाला है।
लेकिन जाओ कहती है कि सर आपने मुझे इतना तो पॉलिश कर दिया और उसके साथ साथ जब आपकी गाइडेंस होगी तो मैं जरूर ये केस जीत जाऊंगी। और आपने मुझे जितना सिखाया है मैं अपने इमोशंस को साइड पर रखना सीख चुकी हूँ। और जब चियान इस केस के लिए यस बोल देता है तो ये देखते ही याओ बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और उसने उसे ये भी कहा था कि इस केस की लॉयर तो तुम होगी लेकिन तुम्हारी पर्सनली हेल्प मैं करूंगा। अब याओ इतनी खुशी खुशी वहां से बाहर चली जाती है कि चियान भी उसे देखकर काफी देर तक खुश रहता है, मानो उसकी खुशी में चियान की खुशी मिल चुकी थी। एक्चुअली टिंग टिंग चाहती थी कि वो घर अपने बच्चों के लिए वापस हासिल कर सके जो कि उसने और उसके हस्बैंड ने मिलकर खरीदा था। और याओ भी उसे तसल्ली देती है कि देखना तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छी जगह रहेंगे, बस तुमने इनकी केयर करनी है। और बच्चों से भी कहती है कि तुम दोनों ने भी कल को अपनी मम्मी का बहुत ख्याल करना है क्योंकि ये तुम्हारे लिए फाइट कर रही है। वेल अब नेक्स्ट डे ऑफिस में चियान की मम्मी आती है, याओ को अकेले साइड पर लेकर जाती है और कहती है कि लास्ट मिशन में तो तुम फेल हो गई थी, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी थी तुमने। तो अब उसे कहती है तुम साथ रहती हो तो ये देखो इनमें से किस लड़की के साथ मेरा बेटा ब्लाइंड डेट पर सूट करेगा। लेकिन फिर साथ ही साथ उससे कुछ बातें उगलवाने की भी कोशिश करने लगती है। कहती है कि मेरा बेटा ठीक है सक्सेसफुल है लेकिन फिर भी उसका IQ हाई होगा पर इमोशनल लेवल बहुत डाउन है, उसे रोमांस तो आता ही नहीं है और लड़कियों को कैसे खुश रखना है तो बिल्कुल भी नहीं पता। यहाँ पर याओ आगे से मम्मी को कहती है ऐसी कोई बात नहीं, चियान एक जबरदस्त इंसान है, उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ उसका एक काइंड और स्वीट सा हार्ट भी है। अब मम्मी इस बातों से बहुत खुश होती है और कहती है ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। एक्चुअली वो ये शब्द याओ के मुंह से निकलवाना चाहती थी कि वो उनके बेटे में इंटरेस्टेड है, लेकिन याओ यहाँ पर इनकार करने लगती और बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं, मैं उसमें कैसे इंटरेस्टेड हो सकती हूँ, वो तो मेरा एक बॉस है और मैं सिर्फ एक सबऑर्डिनेट। और जितनी तारीफें उसने पहले की थी उनको काउंटर करने के लिए वो उसकी कुछ बुरी बातें भी वहां पर बताने लगती है कि वो जुबान से बहुत जहरीला है, वो उससे में पता नहीं क्या क्या कर बैठता है, ऐसे इंसान के साथ मेरा गुजारा कहाँ होने वाला। उसने तो उसे एक पॉइजनस, इंडिफरेंट और टॉक्सिक पर्सन भी बोल दिया था। लेकिन ये सब वो अपनी तारीफों को काउंटर करने के लिए कर रही थी मम्मी के सामने। पर उसी टाइम पर पीछे से चियान भी पहुंच जाता है जो कि आधी बातें सुन लेता है। अब मम्मी तो वहां से निकल गई थी और उसके बाद याओ खड़ी हुई थी चियान के सामने जो उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहा था। उसे बहुत दुख हो रहा था कि याओ मेरे बारे में इस तरह से सोचती है। वो उसे मौका भी देता है खुद को एक्सप्लेन करने का, पर याओ खुद को सही से डिफेंड नहीं कर पाती और इन दी एंड चियान को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अब घर जाकर याओ काफी परेशान थी, उसे तो ये भी नहीं पता था कि चियान ने कितनी बातें सुनी और कितनी नहीं सुनी। अब वो उसे मनाने के लिए एक जबरदस्त सा उसका फेवरेट डिनर बनाती है, लेकिन उसके बाद देखती है तो काफी देर तक चियान वापस ही नहीं आया था। बेचारी याओ वेट करती करती सो गई थी। अब वो जब काफी देर बाद ऑफिस से वापस घर आता है तो आते ही अपना बैग टेबल पर दे मारता है और उसी की ही आवाज से याओ जागती है। वो उससे कहती है कि आपके लिए डिनर रेडी है, लेकिन वो कहने लगता है कि मैं अब यहाँ से मूव कर रहा हूँ, किसी डिनर किसी सब पर कोई जरूरत नहीं, शायद कल तक शिफ्टिंग कंपनी आ जाएगी और मेरा सामान यहाँ से उठाकर ले जाएगी। याओ उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करती बल्कि कहती है सर अच्छा है यहाँ पर छोटे से घर की अब आप अपने लग्जरी विला में रहेंगे। और चियान बेचारा तो इस इंतजार में था कि ये मुझे रोकेगी, मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन याओ ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। अब वो गुस्से में कहता है कि जो टॉय मैंने तुम्हें दिया था मैं वो भी साथ लेकर चला जाऊंगा। वो तब भी कुछ भी नहीं कहती। अब चियान बहुत अपसेट होता है और सोए हुए वूजुन को उठाता है और उससे दोबारा से डिस्कशन करने लगता है। अपने एक फ्रेंड का नाम लेकर उससे दोबारा मशवरे लेता है, लेकिन फिर उसे भी डांट कर सुला देता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसी घर में चियान और याओ दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन वो खामोशी से अपने अपने रास्ते निकल जाते, एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, लेकिन मन ही मन में लगता था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करना चाहते हैं। अब अगले दिन याओ ऑफिस में काफी सैड थी और बहुत लेट तक बैठी हुई थी। उसने सोचा था कि जब तक चियान अपना सामान लेकर चला नहीं जाता मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी। और उधर चियान बेचारा वेट कर रहा था कि शायद याओ वापस आ जाए, मुझे रोक ले, मैं उससे मिले बगैर ऐसे कैसे चला जाऊं यहाँ से। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।